दोस्तों, आज मैं अपने साप्ताहिक सीरीज द इफेक्ट ऑफ पैंडेमिक्स ऑन वर्ल्ड लिटरेचर के 10वें एपिसोड को लेकर के उपस्थित हुआ हूं और आज मैं आपको यहां पर 4 उपन्यासों का जिक्र करूंगा, उनके बारे में बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे 9 एपिसोड जरूर देखे होंगे और आपने उसे पसंद किया होगा। आज जो 10वां एपिसोड है उसका पहला उपन्यास है, उसका नाम है ब्यूटी सैलून बाय मारियो बेलेटिन। मारियो बेलेटिन एक मैक्सिकन राइटर है और उनका ये उपन्यास जो है वो 2000 में बेडिसिस प्राइज के लिए नॉमिनेट भी हुआ था। इसमें मारियो ने दिखाया है कि किसी अज्ञात शहर में एक रहस्यमय और खतरनाक बीमारी फैल जाती है। वो एड्स जैसी है, वो प्लेग जैसी भी है, मतलब रहस्यमय बीमारी है और उससे क्या होता है कि लोग धड़ाधड़ मरने लगते हैं। लोगों के दोस्त और परिवार के लोगों की मृत्यु हो जाती है और जिनको ये बीमारी होती है उसको परिवार वाले रिजेक्ट कर देते हैं। अब उन रिजेक्टेड लोगों के सामने ये समस्या होती है कि वो जाएं तो कहां जाएं, अपनी दिनचर्या वो किस जगह पर शेल्टर लेकर के बिताएं। तभी एक हेयर स्टाइलिस्ट जो है वो ब्यूटी सैलून चला रहा था, वो डिसाइड करता है और अपने सैलून को रिफ्यूजी कैंप में वो बदल देता है। रिफ्यूजी कैंप कम हॉस्पिटल में। लोगों के पास उस समय चूंकि 2 ही रास्ते थे, या तो वो मर जाएं या गोट किलर गैंग के हाथों मारे जाएं। और कोई उनके पास रास्ता नहीं था। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो रिफ्यूजी कैंप में जाते हैं। जो हेयर स्टाइलिस्ट है वो बहुत बीमार और टर्मिनली इल पेशेंट के लिए रिफ्यूजी कैंप को हॉस्पिटल की शक्ल दे देता है, जहां उसने पहले बहुत सारे टैंक्स और सुंदर सुंदर मछलियां पाल रखी हैं। ये जो एक्वेरियम में मछलियां हैं ये भी प्रतीक हैं बाहरी दुनिया की। बीमार गेस्ट आते रहते हैं, मरते रहते हैं और उनका जो हेयर स्टाइलिस्ट है उसका आइसोलेशन जो है वो चलता रहता है, वो देखता है। और इसी बीच लेखक जो है इन पूरी जो घटनाएं वहां पर घटती हैं उनको लेकर एक दृष्टांत देता है कि इसमें जो हेयर स्टाइलिस्ट है वो होमोसेक्सुअल है और इस नॉवेल में कुछ खास बिंदु भी उठाए गए हैं, जैसे बीमारियां अक्सर उछाल मारते हुए आती हैं। इस नॉवेल का पैंडेमिक सिर्फ पुरुषों को प्रभावित करता है, स्त्रियां इससे बची रहती हैं। लोगों की मौत गवर्नमेंट के जल्द और सही कदम न उठाने के कारण होता है। ब्यूटी सैलून का मालिक एक, जैसा मैंने बताया कि वो एक होमोसेक्सुअल है और मछलियों से जीवन की तुलना करते हुए लेखक ने जो है एक दृष्टांत रचा है, ये भी मैंने आपको बताया। ये उपन्यास बहुत छोटा सा है और इस छोटे से उपन्यास में ब्यूटी सैलून का जो मालिक है वो अपना ड्रायर और अपना आर्म चेयर को बेचकर कॉट्स एंड कुकर्स खरीदता है ताकि वो मरीजों की देखभाल अच्छी तरीके से कर सके। वो वहां पर लगे हुए आईनों को भी हटा देता है कि बीमारों की संख्या ज्यादा ना दिखाई पड़े और वहां पर जो लोग हैं वो डिप्रेशन में न जाएं। एक्वेरियम में बंद मछलियों को बाहर की दुनिया की घटनाओं से तुलना करके रूपक बनाया गया है। जब नरेटर या सैलून का मालिक, जो सैलून का मालिक ही नरेटर है, बीमार पड़ता है तो वो देखता है कि एक जेली फिश को भी फंगल इन्फेक्शन हो गया है और वह दूसरों को भी इन्फेक्ट कर रही है। ये एक छोटा सा उपन्यास है, लेकिन ये अपने दृष्टांत के कारण और अपने रचे गए रूपक के कारण
ये एक अच्छा उपन्यास बन पड़ा है। दूसरा उपन्यास है द चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। इसे क्रिस एड्रियन ने लिखा है, जो कि 2006 में छपा था ये उपन्यास। ये कहानी है एक जेमी क्लैफलिन की, जो कि 3rd ईयर मेडिकल स्टूडेंट है, मतलब, और वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में काम कर रही है। वो बड़ी सुस्त सी है और उसका मेडिकल प्रोफेशन में बहुत कोई एक्साइटमेंट नहीं फील होता है उसे नर्सेस और सीनियर अक्सर चिढ़ाते और प्रताड़ित करते रहते हैं, क्योंकि वो अपनी दुनिया में ही खोई रहती है। उसके साथ एक्चुअली एक अतीत में उसके साथ कुछ घटनाएं हुई हैं, जैसे उसके परिवार के लोग और जिनको वो कभी प्यार करती थी विभिन्न घटनाओं में मारे जाते हैं। वो सोचती है कि वो किसी को अब प्यार नहीं करेगी, नहीं तो वो भी मर जाएगा। सबसे ज्यादा दुख तो उसे अपने भाई का होता है, जो उसको सुपर नेचुरल पावर से भर देता है। उस भाई का नाम कैल्विन होता है, लेकिन बाद में वो खुद आत्महत्या करके अपनी जिंदगी खत्म कर देता है। अपने संकुचित इमोशंस के बावजूद जो जेमी है वो वहां पर एक रॉब डिकेंस के साथ रिलेशन में आ जाती है, और एक तूफानी रात को जब वो एक विचित्र बच्ची को जन्म दिलाने में मदद करती है। उस बच्ची का पिता ईस्ट का कोई राजा होता है, और वो उसने नई जर्सी में आकर के उसने शादी की हुई होती है। उस बच्ची का नाम ब्रेंडा रखा गया है, और जो अपनी हर परेशानी के लिए जिमा की तरफ उंगली उठाती है। जिमा का रॉब के साथ सेक्सुअल रिलेशन भी बनता है। तभी एक भयंकर तूफान पूरी दुनिया को समुद्र में डुबा देता है, सिवा उस चिल्ड्रन हॉस्पिटल के, जो कि अपने लोगों के साथ समुद्र पर सतह पर तैरता रहता है। इतनी वहां पर स्थिति खराब रहती है उस हॉस्पिटल की कि किसी को नष्ट हुई पूरी दुनिया का शोक मनाने का समय नहीं मिलता, क्योंकि अस्पताल में भर्ती मरीजों की हालत अचानक से ही खराब होने लगती है। तभी वहां पर एक एंजल जो है वो उनसे बात करती है कि वे उसका नाम ले तो वो सबको बचा सकती है। वहां पर एक आर्किटेक्ट है जॉन ग्रैम्पस, वो बताता है कि जब वो हॉस्पिटल को डिजाइन कर रहा था तो एंजल ने उससे बात की थी और कहा था कि इस हॉस्पिटल को इस तरह से बनाओ ताकि वो प्रलय के समय में एक आर्क का काम करे। हॉस्पिटल की स्थिति सुधरती है। अस्पताल के सीनियर से लेकर नीचे के सभी कर्मचारी बच्चों को बचाने के काम में जुट जाते हैं। एंजल हर उस चीज को प्रदान करवा देती है जिसकी वहां जरूरत है। लोग उससे ऐसी ऐसी चीजें भी मांगते हैं जो कि उन्होंने ना कभी यूज किया होता है, ना दुनिया में कहीं वो पहले से मौजूद था। जेमा को 2 बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। एक पिकी बीचर जो मेंटली डिस्टर्ब है और वो खून पीता है, और दूसरा जेरिस जिसको आर्किटेक्ट ने तूफानी रात को प्रलय के बारे में बताया था। तभी जेमा को पता चलता है कि उसके अंदर एक सुपर नेचुरल पावर है, वो उसका इस्तेमाल लोगों को ठीक करने में लगा देती है। रॉब के सिर में अचानक ही चोट लग जाती है, उसका ब्रेन डैमेज हो जाता है। जेमा अपनी शक्ति से रॉब को ठीक करती है। पूरा अस्पताल अब जेमा को यूनिवर्सल फ्रेंड की उपाधि से नवाज देता है। जब रॉब और बच्चे जो बीमार बच्चे हैं जब ठीक हो जाते हैं उसकी सुपरनेचुरल पावर से, बाद में मर चुके लोगों के बच्चों को लोग अडॉप्ट करने लगते हैं। जीमा और रॉब पिकी ब्रीचर को अडॉप्ट करते हैं। समय बीतता रहता है, चीजें समुद्र में धीरे धीरे दिखाई पड़ने लगती हैं, जैसे मछलियां इत्यादि और पानी में रहने वाले जीव जंतु इत्यादि। एक आदमी जिसको कुछ याद नहीं है उसे पानी से बचाया जाता है। उसको अपना नाम भी नहीं पता है, उसको इस्माइल नाम दिया जाता है। जेमा गर्भवती हो जाती है
दूर एक टूटा हुआ जहाज दिखाई पड़ता है। जेमा और कुछ लोग उस जहाज में फंसे और बचे एक किशोर को बचा कर लाते हैं। उसके पास एक डायरी है जिसमें वो विवरण लिखा करता था कभी कि पुरुषों और महिलाओं ने कैसे उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया था। धीरे धीरे वो किशोर गहरी नींद में चला जाता है, लेकिन हॉस्पिटल के लोगों को तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं। लेकिन जेमा की इंटरनल पावर अब इस लायक नहीं है कि वो किसी को ठीक कर सके, बल्कि उल्टे उसके पावर से लोग अब मरने लगते हैं। एडल्ट मरते हैं और 21 साल से जो छोटे बच्चे हैं, लोग हैं, वो नींद बेहोशी में चले जाते हैं। जल्दी ही जहाज में जेमा, रॉब और गहरी नींद में गए बच्चे और इस्माइल ही बचते हैं। जेमा बस बच्चा जन्ने ही वाली है, लोग खुशी मनाते हैं। तभी रॉब बीमार हो जाता है। जेमा उसे बचाने की पुरजोर कोशिश करती, पर वो दिन पर दिन और बीमार हो जाता है। इस्माइल पागलों की तरह पूरे अस्पताल में भटकता है और एक दिन रॉब मर जाता है। जेमा को दूर एक जमीन दिखाई पड़ती है। जेमा खुशी से झूम उठती है। जेमा को बच्चा होता है और प्रसव के दौरान ही वो उसकी डेथ हो जाती है, पर वो देखती है कि बच्चे नई दुनिया यानी कि नई जमीन में प्रवेश करते हैं। जो पिकी बीचर है वो प्रिंसेस ब्रेंडा और जेमा के नवजात बच्चे को लेकर के नई दुनिया में प्रवेश कर जाता है और इस तरह से ये एक नावल सुखद अंत के साथ समाप्त होता है। तीसरा नावल जो है वो फाइंड मी बाय लॉरा वान डे बर्ग का है। ये 2015 में प्रकाशित हुआ था। ये साइकोलॉजिकल फिक्शन है और कुछ लोग इसे इमेजिनेटिव मतलब डिस्टोपियन फिक्शन भी कहते हैं। ग्रेट सफरिंग और इनजस्टिस, इस ऐसे किसी समाज की कल्पना करके ये उपन्यास लिखा गया है। हालांकि कहा जाता है कि इस तरह के जो डिस्टोपियन सोसाइटी की कल्पना जो की जाती है उसमें बहुत सारी बातें सही नहीं होती हैं। यह उपन्यास एक नौजवान महिला जॉय की कहानी है जिसका बचपन एक प्रत्यक्ष बच्चे की तरह बीता है और वो विभिन्न पालन गृहों में पली बढ़ी है। वह एक ग्रोसरी स्टोर में देर रात की शिफ्ट में काम करती है और उसे कफ सिरप पीने की लत लग जाती है, जिससे वो अपने आप को मतलब पी करके वो अपनी पुरानी यादों को भुलाना चाहती है। तभी यूएस में एक महामारी जो कि प्लेग की तरह फैल जाती है। इस महामारी का सबसे खतरनाक पहलू यह होता है कि या तो लोग इसमें मर जाते हैं और जो बचते हैं उनकी याददाश्त पहले चली जाती है और फिर बाद में उनकी डेथ हो जाती है। चूंकि जॉय एक मजबूत और शक्तिशाली इम्यून वाली महिला है, यूएस गवर्नमेंट और वहां के वैज्ञानिक और चिकित्सक उसे सब्जेक्ट बनाकर हॉस्पिटल में ले जाते हैं और जहां उसे बंद कर दिया जाता है। वहां पर वो महसूस करती है कि वो एक पिंजड़े में बंद है। वहां उसे अपनी माँ अपने बचपन की याद आती है। वो अपनी माँ को फिर से पाने के बारे में सोचने लगती है। एक तरफ उसकी याददाश्त में बचपन है तो दूसरी तरफ उस हॉस्पिटल में उसके चारों तरफ हर समय मरते हुए लोगों की संख्या है। बाद में जॉय तो वहां से निकल भागती है और अपनी जन्म देने वाली माँ को खोजना शुरू कर देती है और इस खोज के रास्ते में उसे कुछ लोग मिलते हैं जिन पर वो सोचती है कि भरोसा करें कि ना करें। वो अजनबी शहरों से होते हुए अपनी माँ को तलाशती फिरती है। ये एक खूबसूरत लहजे में लिखा हुआ उपन्यास है। इसके पात्र काल्पनिक होते हुए भी रियलिस्टिक लगते हैं। और चौथा और आखिरी उपन्यास है दे केम लाइक स्वॉलोज। इसे विलियम मैक्सवेल ने लिखा है। ये 1937 में प्रकाशित हुआ था। ये विलियम मैक्सवेल का दूसरा नावल है। ये एक ऑर्डिनरी अमेरिकन फैमिली की कहानी है जो इमोशंस के आधार पर रचा बुना गया है। इस फैमिली को 1918 के इन्फ्लुएंजा ने परेशान कर रखा है। ये कहानी एक 8 साल के बच्चे बनी मॉरिसन के माध्यम से शुरू होती है, जिसके लिए माँ एंजेलिक कंफर्टर है और जिसकी अनुपस्थिति में कुछ भी वास्तविक और जीवित
नहीं बचेगा, ऐसा बच्चा वो सोचता है। उसका एक बड़ा भाई है रॉबर्ट, उसके लिए माँ और भाई को हर कीमत पर बचाने की चिंता है और वो सोचता है इन दोनों को बचाने की जरूरत है, खास करके फ्लू की महामारी से। जो माँ है, यानी कि जो उसका पति, यानी कि बच्चों का पिता जेम्स मॉरिसन के लिए पत्नी एलिजाबेथ लाइफ की सेंटर है और अगर वो नहीं रही तो सब कुछ बिखर जाएगा, ऐसा उसका मानना है। और इन्हीं पात्रों के आपसी रिश्ते और उनको बचाने की जद्दोजहद और उनके बीच प्रेम और उनके बीच संवेदना, उनके बीच भावनाओं के ताने बाने पर यह उपन्यास लिखा गया है। और विलियम मैक्सवेल ने एक आम अमेरिकन फैमिली को बहुत ही अच्छी तरह से पोर्ट्रेट किया है। इसमें एलिजाबेथ को एक इमोशनल पिलर के रूप में चित्रित किया गया है। इस नॉवेल में दिखाया गया है कि बन्नी को जब फ्लू होता है तो वह तो बच जाता है, पर उसकी माँ एलिजाबेथ, जो कि उस समय प्रेग्नेंट होती है, उसका देहांत हो जाता है। ये नॉवेल लव, केयर और रिलेशनशिप के महत्व को बहुत अच्छी तरह से चित्रित करता है और ये दिखाता है कि महामारी के समय पारिवारिक जो बंधन होता है, पारिवारिक जो रिश्ते होते हैं, वो बड़ी से बड़ी महामारी को कितनी आसानी से झेल सकते हैं। इसी के साथ मैं आज अपना ये 10वां एपिसोड समाप्त करना चाहता हूँ। 11वें एपिसोड में मैं कुछ और उपन्यासों और कुछ और किताबों का जिक्र करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।